हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया बढ़िया होगा। तो पिछले लेक्चर में हम आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, ठीक है। और जो है फिर हमने ये पढ़ा था कि आपका स्टोर्ड एनर्जी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो तीन मेन फार्मूले थे वो आप ध्यान से समझ लें, पहले याद रख लें कि पहला फार्मूला आपका था कि फाइंड आपका जो लिंक्ड आपका फ्लक्स होगा वो एल आई के बराबर होगा। जो डेवलप्ड इंड्यूस ईएमएफ आपका होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस डी एल डी टी के बराबर होगा, ठीक है। और किसी भी इंडक्टर के द्वारा जो स्टोर्ड एनर्जी होगी 1/2 एल आई नॉट के बराबर होगी, ठीक है। ये तीन मेन फार्मूले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। और हमने वहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस आपका डिफाइन किया था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। सिंपल आपकी एबिलिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है उसको अपोज करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन अलग अलग निकाली गई थी तो आप देख लेंगे पिछले लेक्चर में। तो और सिंपल हमने सिग्निफिकेंस में कहा था कि जैसे मैकेनिकल वर्क में एनर्जी आपके मोशन का अपोज करती है, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रोइंडक्शन में आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। यहीं से आपको आगे लेके चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है। प्रॉब्लम देखिएगा। प्रॉब्लम आपकी है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस of a coil of 100 tons if a current of 2 ampere gives rise to magnetic flux 5 into 10 की पावर minus 5 Weber through the coil, ठीक है। तो और क्या आपसे कैलकुलेट कराना है, also calculate the magnetic energy stored in the medium surrounding the coil। समझिए, आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इफ a current of 2 ampere gives rise to magnetic flux 5 into 10 की पावर minus 5 Weber through the coil, ठीक है। और also calculate the magnetic flux stored in the medium surrounding the coil। तो अब पहले तो आप निकाल लें कि आपका जो कॉइल होगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर किसके हो जाएगा, N5 के, ठीक है ना। तो हम
हमने पढ़ा है क्या कि n5 किसके बराबर होगा, Li के, ठीक है। तो L आप कैलकुलेट कर दिए यहाँ से, L क्या हो जाएगा n5v अपान i। 5v क्या है कि एक जो आपके 100 टर्न्स है ना, एक टर्न का फ्लक्स है, तो n टर्न्स का क्या हो जाएगा n5v हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे ना समझ पा रहे हैं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेट 5v be the magnetic flux of one turn, ठीक है। अगर 5v क्या है, एक टर्न का है, तो शो फॉर n टर्न क्या हो जाएगा, ये n इंटू 5v हो जाएगा ये, ठीक है। तो L आपका n5v अपन i हो गया। तो n की वैल्यू आपने रखी है, n क्या है, n 100 है, n आपका कितना दिया है 100, i कितनी दी हुई है 2 एम्पियर, ठीक है। तो पहले i कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक। i कितना है आपका 2 एम्पियर, तो 2, तो L आपका क्या हो गया भैया, यहाँ से निकालेंगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3, इतना हेनरी है आपका, L निकल के आ गया, ठीक है। और आपसे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी, तो मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला U = 1/2 Li², तो U कितना हो जाएगा, L आपका 2.25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। I आपका 2 का स्क्वायर हो गया, तो I कितना आ जाएगा भैया, U कितना हो गया, U 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल, इतना आपको U हो जाएगा, ठीक। एक प्रॉब्लम ये है। अगली प्रॉब्लम आई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखिए। ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम और देखिएगा। जितने टाइप्स की प्रॉब्लम आती है वो सब हम करवाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं पॉसिबल, ये आप ध्यान रखें। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है कि ए सोलेनॉइड having a core of 4 centimeter square in cross section, half air, half आपकी एयर है, जिसका म्यू आर आपको दिया है 1, ठीक है, एंड हाफ आपकी किसकी बनी है, आयरन की। आयरन का जो म्यू दिया है, म्यू आर को 500 दिया है, ठीक है, इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि if the number of turns on it is 1000, तो आपसे क्या कह रहे हैं
कैलकुलेट कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास एक सॉलिनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कह रहा है कि एक आपके पास सॉलिनॉइड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और वो आपका आधा हाफ एयर है उसमें और हाफ आयरन की है। कह रहा है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट इज 1000 तो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड। तो अगर ऐसा है तो आप पहले तो एल देख लें, एल आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। एरिया का क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, हाफ का किसका है भैया, एयर का बना हुआ है, हाफ आपका कितना है, आयरन का है। ठीक है, तभी तो ये होगा, क्योंकि आपने लिखते हैं ना किसी भी कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस आपका जो ई होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए होता है। तो ए आपका कितना हो गया, अब ये ए यहाँ पर बदलेगा। आपने कहा हाफ किसका है, एयर का, हाफ किसका है, आयरन का है। तो आयरन का एरिया मतलब एयर का एरिया प्लस आयरन का एरिया दोनों निकलना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो आप निकालेंगे। तो एल कैलकुलेट कर लीजिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, एन स्क्वायर दिया है कितना, पहले क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। एल क्या गिवन है आपका, स्मॉल एल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप मीटर में बदलेंगे तो 0.20 मीटर हो गया ये। ठीक है, ए कितना दिया है, चाहे एयर का हो चाहे उसका हो, A1 A2 का दिया है इसको। तो आपको कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को आप मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2 आपका हो जाएगी। ठीक है, आपका 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो गया। तो एन आप निकाल दें पहले, ये टोटल 100 राउंड है ना, तो इससे डिवाइड करा लीजिए तो आपको पर यूनिट लेंथ आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5000 टन्स पर मीटर। ठीक है, एल आप अब निकाल दीजिए, म्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है 5000 का स्क्वायर, और एल कितना है भैया 0.2। ठीक है, और 2 ही कर देते हैं ये, 2 हो गया। और अब आपका ये है 1, 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 500 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। नहीं सही है, ये 4 ही होगा, सही है। ठीक है, चूंकि 2 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, सही है। ठीक है, तो ये आपका L कितना आ जाएगा, L आपका जो आएगा 0.6292 हेनरी। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ऐसे 6.292 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, इतना आएगा। इसको आप देख लीजिएगा कि ये बस
आपको ध्यान रखना है, यहीं पे आपको बदलते हैं, ठीक है। ये अगर आपसे अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो ये आपका फार्मूला ही है, ये बताना भूल गए थे वहाँ पर कि अगर एक ही सेम मटेरियल का है तो ठीक है, और अगर मटेरियल आपको डिफरेंट डिफरेंट हो गया, भाई हाफ सॉलिड आपका एयर है, हाफ सॉलिड आपमें आयरन है, तो फार्मूला आपका ये लगेगा। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल बात है यहाँ पे, ठीक है। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आपसे। है क्या समझिए, ये अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं कि आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल टू लॉन्ग पैरेलल वायर of radius r are placed at a distance small r, at a distance d. Okay, if a current I is flowing in each wire, in the opposite direction, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस बता दीजिए। कह रहे हैं कि आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर है जिनका रेडियस कितना है, r है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। कह रहे हैं कि इफ a current I is flowing in each wire in opposite direction, तो फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। दो वायर हमने ले लिया, ये वायर आपका ये, ठीक है, दूसरा वायर आपका ये, दो है आपके पास। कह रहे हैं दोनों में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आई करंट आपकी फ्लो हो रही है, इसमें आई है, इसमें आपकी जो करंट है यहाँ भी आई है लेकिन यहाँ नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड है और डाउनवर्ड है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो आपसे कह क्या रहा है और रेडियस कितना है भैया इसका, स्मॉल आर है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप हमें बता दो कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि स्ट्रिप हम ले रहे हैं, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, इसकी थिकनेस हमारी कितनी है, dx है, दोनों वायर से के बीच में है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी पहले वायर से कितनी है, x है, तो ये कितनी हो जाएगी, दूसरे से d - x हो जाएगी, ठीक है। अब आपको याद होगा
हमने कहा कि इसके द्वारा जो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो V1 है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको याद होगा कि म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान एक्स अगर ये है तो एक्स कितना ये हो जाएगा, और यहाँ V2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और I अपान B माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसमें कितना आएगा B। द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिप कितना हो जाएगा भैया B। B आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I एक्स पहले पे, दूसरे से कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान टी माइनस एक्स। तो B कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I सब में कॉमन है तो ये 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान डी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब therefore magnetic flux with unit length of the strip, ठीक है, इस अगर मान लो लेंथ दिया आपका तो आपका जो डी फाई होता, क्योंकि स्ट्रिप डी एक्स ही है तो आपका जो डी फाई होता बी इंटू एल डी एक्स होता। अगर लेंथ दिया होता, लेंथ हमने क्या मान लिया है यूनिट लेंथ मान लिया है, तो डी फाई आपका डी फाई आपका फिर क्या हो जाएगा बी इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब डी फाई आपका क्या हो गया बी कितना दिया है म्यू नॉट अपान 2 पाई, भी आपने कैलकुलेट किया है I 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान डी माइनस एक्स इतना होगा। ठीक है, इतना हो गया। तो टोटल फ्लक्स आप निकाल लें, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 5 म्यू नॉट 2 पाई I, ठीक है, और इसी को उठा के इंटीग्रेट करिए एक्स को, इंटीग्रेट होगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान डी माइनस एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक R माइनस आर क्रेडिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप निकाल लें तो आपका जो फाई आएगा, फाई कितना हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई I। ठीक है, 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसका कितना हो जाएगा लॉग डी माइनस एक्स। ठीक है, और यार डी माइनस आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए तो फाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I। ठीक है, जब इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपर अप माइनस लोअर होता है तो लॉग डी माइनस आर अपान माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग आर अपान डी माइनस आर आ जाएगा इसमें।
ठीक है। इसी को अगर आप थोड़ा सा चेंज करें तो 5 म्यू नॉट अपान 2 पाई आई, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग डी माइनस आर अपान आर, प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, लॉग डी माइनस आर अपान आर हो जाएगा। तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान पाई आई क्या हो जाएगा, लॉग डी माइनस आर अपान आर, इतना आपका फ्लक्स हो गया। तो फ्रॉम डेफिनेशन आपसे निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम डेफिनेशन आपका जो 5 होगा, डेफिनेशन 5 इक्वल टू क्या होगी, एल आई, तो रख दीजिए। तो एल आपका कितना होगा, म्यू नॉट अपान 5 लॉग डी माइनस आर अपान आर, ये आपका, ठीक है भैया। तो ये आपकी इतनी प्रॉब्लम्स आपकी पूछी जाती है आपके सेल्फ कंडक्टेंस का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेल्फ कंडक्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे पहले भी आपने देखा कि आपको कौन दिया गया था, तो आपसे क्या पूछ लिया था, एल पूछ लिया था, ई पूछ लिया था, ई गिवन कर से आपसे रेट पूछ लिया था। तो ऐसे तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कभी कभी फ्लक्स आप बता दीजिए, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस बता दीजिए, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, फेसबुक वगैरह पे देखते हैं ना, आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन से मुझे, म्यूचुअल इंडक्शन आप कहते थे कि जब आप क्या करेंगे, किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में आप कोई चेंज करते हैं, तो उसी कॉइल में या उसके नेबरिंग कॉइल में जब आपका ईएमएफ जनरेट हो जाता है, तो इसको हमने इलेक्ट्रो इंडक्शन कहा था, ठीक है। अब अगर आप किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में, एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें और वो नेबरिंग कॉइल में आपको दिखे, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जैसे हमने आपके पास दो सर्किट ले रहे हैं, देखिए ये आपके पास ये आपकी पहली सर्किट है, इसमें हमने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ आपका अटैच किया है, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये आपकी पहली कॉइल आपकी C1 है, जिसमें आई करंट आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट आपकी फ्लो हो रही है। दूसरी सर्किट आपके पास ये है, दूसरी सर्किट आपके पास इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है आपकी इफेक्ट को ऑब्जर्व करने, ठीक है। तो क्या होता है, देखो
कि जब इस कॉइल में, अब यहाँ पर हमने वेरिएबल रजिस्टर लगाया है, तो यहाँ पर ये आपका प्लस ये माइनस, जब हम क्या करते हैं कि करंट को आपको चेंज करेंगे, से ये C1 है, ये आपका C2, ठीक है, दो आपके पास सर्किट्स हैं C1 और C2, म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या समझिए। जब आप C1 में फ्लो होने वाली करंट्स में चेंज करते हैं तो C2 में जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। मतलब कि आपने वही कहा ना कि जब किसी एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करें और दूसरी कॉइल में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, इस फेनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। अब आपसे बात करें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए कि इफ the seeds, orientations and position of two circuits C1 and C2 are fixed, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, दो सर्किट आपके पास जो है C1 और C2, इनके सेम ओरिएंटेशन और पोजीशन को फिक्स कर दें, then the magnetic flux linked with circuit C2 is proportional to the current I, से हमने इसको I1 करंट कह दिया, जो कि C1 है तो I1 करंट, ठीक है, flowing in the circuit C1, ठीक है। अगर आपने कहा कि इसके शेप्स और C1 और C2 के शेप्स आपके क्या है, सेम है, इनके ओरिएंटेशन सेम है, इनकी पोजीशन, अगर दोनों तीनों को आपने फिक्स कर दिया है, शेप ओरिएंटेशन और पोजीशन को फिक्स कर दिया है, तो आपका C2 पर जो आपका फ्लक्स आएगा वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, मतलब phi2 आपका जो आएगा, phi2 आपका जो आएगा, या आप कह दें phi2 आपका जो प्रोपोर्शनल होगा वो I1 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझिए बात को। आपने क्या कहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि एक कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करो, नेबरिंग कॉइल में अगर आपका ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने दो सर्किट्स लिए हैं C1 और C2, ठीक है। एक में फ्लोइंग करंट को हमने जब चेंज किया तो आपने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगा, इसका मतलब C2 में आपका ईएमएफ जनरेट होने लगा, ठीक है। तो वही हमने कहा कि इफ द सेम ओरिएंटेशन पोजीशन ऑफ टू सर्किट C1 and C2 आर फिक्स्ड, then the magnetic flux linked with the C2 is proportional to the current I1 flowing through the C1। ये आपका ये कंडीशनल है, अगर सेम ओरिएंटेशन पोजीशन चेंज हो गई तो नहीं होगा, ठीक है। तो phi2 आपका प्रोपोर्शनल हो गया I1 के, तो यहाँ से जब phi2 एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं M21 ना, वेयर M21 क्या है आपका वेरिएबल, वेयर इसको ये M21 is प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट
polarity constant and termed as म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या कहते हैं भैया? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर कहेंगे इफ द करंट flowing changes with time, तो क्या होगा? तो अब फाई किस पे डिपेंड कर रही है? I1 पर। अगर टी आई आपका चेंज हुआ देन फ्लक्स लिंक्ड with the coil C2 also change होगा। ठीक है, and EMF is induced in the circuit। ठीक है, आपने क्या कहा कि अगर आई बदला तो आपने कहा फ्लक्स बदल जाएगा। फ्लक्स बदला तो क्या होगा? एक EMF जनरेट होगा और फिर अगला से वो किसके बराबर होगा? माइनस, और बराबर किसके हो जाएगा? माइनस F21 dI1/dt। ठीक है, ये आपका E हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं। नाउ सपोज द करंट I2, अभी तो C1 में I1 करंट हो रही थी। अगर हमने कहा कि द करंट I2 इज फ्लोइंग इन द सर्किट C2, तो क्या होगा? एंड if phi1 is the magnetic flux linked with coil C1 due to दिस करंट माने कौन सी करंट? जो आपके सर्किट C2 की तरफ फ्लो हो रही है। तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि आपका तो phi1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? phi1 आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, phi1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा I2 के, और phi1 निकल के किसके बराबर आएगा भैया? माइनस ये M12 I2 के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो एंड EMF कितना हो जाएगा? EMF कितना हो जाएगा? माइनस M12 dI2/dt हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। आपने कहा कि अगर हम क्या करें भैया, आपकी जो फ्लोइंग करंट है, ठीक है, पहले C1 में तो आपने क्या कहा? पहले केस में आपने कहा था कि C1 में आपकी जो करंट आपकी क्या होगी? C1 सर्किट में I1 करंट फ्लो होगी, तो आपने कहा आपका जो C2 में जो फ्लक्स होगा phi2 वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि डेवलप्ड आपका E कितना हो जाएगा? ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी केस में हमने क्या कहा कि अगर आपकी जो फ्लोइंग करंट C2 सर्किट जो है उसमें भी I2 करंट फ्लो हो, तब जो आपका phi1 फ्लक्स आपका
C1 में होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके, ठीक है। तो E आपका ये हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि इफ, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, इफ शेप्स कामा orientation, if shapes orientation and psi position, of the circuit is fixed, अगर आपने इनको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आपका M21 ये बराबर किसके होगा, M21 क्या बराबर आपका M, दोनों बराबर होंगे इस केस में, ठीक है। अगर शेप ओरिएंटेशन पोजीशन ऑफ द सर्किट फिक्स है तो M21 किसके बराबर होगा, M12, उससे हमने कह दिया M, तो आपका जो डेवलप E होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, E आपका हो जाएगा M di/dt2 या M di/2, ठीक है। M नहीं चेंज होगा, E आपका बदलेगा करंट के रेट पर, तो M नहीं बदलेगा, M कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां से आप M कैलकुलेट करें, दो डिफिनेशन आप पाए हैं, दोनों से आप कैलकुलेट करिए M, M की डिफिनेशन 5 Mi1 होगा, तो M क्या हो जाएगा भैया 5, अगर I1 आपका 1 AMP हो तो M आपका क्या हो जाएगा 5। पहले केस, अगर आपका 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, पहला। दूसरा E is equal to -M di/2/dt है, तो अगर di/2/dt आपका -1 AMP पर सेकेंड हो जाए तो क्या हो जाएगा, E आपका M आपका क्या हो जाएगा E के बराबर। मतलब अगर आपका रेट ऑफ डिके यूनिट हो, रेट ऑफ माइनस साइन मतलब डिके हो, रेट ऑफ डिके अगर आपका क्या हो जाएगा यूनिट हो, तब आप कहोगे कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, आपके प्रोड्यूस EMF के बराबर, ठीक है भैया। ये दो आपके टॉपिक हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपकी होगी म्यूचुअल इंडक्शन पे वो आपको हम नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे। और एक आपको यहाँ पर और टॉपिक एक बचता है, मोटिवेशनल EMF है, शायद बोल रहा है दिमाग से, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। इसे म्यूचुअल इंडक्शन से कुछ बेस्ड प्रॉब्लम को कनेक्ट आपका करेंगे, इसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन को आपका मोटिवेशनल EMF करेंगे, फिर इसके बाद मैक्सवेल के इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।